हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इवारा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर ग्रेट। आप लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसी के साथ? चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या है चैप्टर 4? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब आप एक इंडिविजुअल हो, ऐसे इंडिया भी एज अ कंट्री एक इंडिविजुअल है। ठीक है, आपके बाकी लोगों से रिलेशंस हैं, आप इंटरपर्सनल रिलेशंस बना रहे हो। ऐसी अगर हम कंट्री के लेवल पे देखें, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो क्या है? वो हो गए एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग ये जानते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उनको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इट्स लाइक अ मूवी। एक्सटर्नल रिलेशंस आप कभी भी पढ़ रहे हो, आप उसको एक मूवी की तरह देखो कि अच्छा अब ये थ्रिल है, अच्छा अब हम इसके साथ हैं, अब हम इसके अलाए हैं, अब ये होने वाला है, एक नया शौक मिलने वाला है, कोई आपको कभी भी डिसीव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट्स फुल ऑफ थ्रिल, इट्स फुल ऑफ एंजॉयमेंट, इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। ठीक है, आज हम वही पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है, चलो सरप्राइजेस हैं, ठीक है, थ्रिल है, सब कुछ है, बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े से कंपैरेटिवली, मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा वेरिएबल टॉपिक है, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। बट कुछ कुछ ऐसे हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ बहुत टाइम से हैं, एंड वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तब क्या हुआ था, तब हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे थे, और तब से लेके आज तक हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर, thus far as we focused on the book on developments within the country and on domestic challenges, we now turn to the external challenges. Here, two our leaders face the challenge with an innovative response by the way of policy of non-alignment. ठीक है, अब हमने पढ़ा कि अच्छा हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी। आपको इतना पता होगा इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था जब ये डेवलपमेंट की, प्लान डेवलपमेंट की, जब हमने बातें करी, हमने जब वो चैप्टर पढ़ा, तब हमने ये ध्यान दिया था, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का हमने पैटर्न अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का पैटर्न अपनाया था। तो ये क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। आप पहले वाली वीडियो को रेफर करिए, लास्ट वीडियो जिसमें हमने डेवलपमेंट की बात करी है, पाथ ऑफ डेवलपमेंट की बात करी है, उसको रेफर करो, थर्ड चैप्टर को रेफर करो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। और जिसने देख लिया है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि ठीक है, हम ना यूएस के साथ थे, ना कैपिटलिस्ट मार्क पे थे हम, ना हम सोशलिस्ट मार्क पे थे, ना हम यूएसएसआर के साथ थे। ठीक है, हम कहाँ थे? हम नॉन अलाइंड थे। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए, ये बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी देखा जाए तो हम थोड़े बहुत यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड थे। क्यों? क्योंकि हमें एक वेलफेयर नेशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, तो वो नेसेसिटी थी उस टाइम की। ठीक है, आज के टाइम में आप देखो कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट अभी भी हम एक्सप्लिसिटली नहीं बोलेंगे, बट अब थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्टेड है हमारी इकोनॉमिकल मॉडल। ठीक है, यही चीज है। तो वही बात हुई कि नॉन अलाइनमेंट कैसे फॉलो करा, कैसे हम किसी भी ब्लॉक, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो यूएसएसआर का हो, हम किसी की भी तरफ टिल्टेड कैसे नहीं रहे, जो कि हम थे, बट स्टिल कैसे नहीं रहे, हमें ये पढ़ना है। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर्स। नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कौन? You know it. This led to 3 wars in 1962, China, 1965, 1971. बेसिकली चाइना एंड पाकिस्तान, ये हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट में रहे, इस वजह से ये चीजों की बात हो रही है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। These wars and the external relations in general were shaped by and had their impact on politics in the country. In this chapter, we study the story of this relationship between external and internal politics by focusing on the international context that shaped India's external relations. ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का रिलेशन कैसे शेप हुआ, ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, क्या बेसिक आइडियाज हैं फॉरेन पॉलिसी के, इसकी बात क्या हुई। ठीक है, ये द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे हमारे क्लोजेस्ट नेबर हैं और सबसे ज्यादा हम इश्यूज में इन्हीं के साथ रहते हैं। एंड द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, पोखरान 2, पोखरान 1, क्या हुआ था, हम पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, क्या हुआ था बेसिकली, ये देखेंगे। अब है चैप्टर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक बार पढ़ लेते हैं। India was born as an independent nation state in a varying, trying and challenges international context. आपको पता है उस टाइम पे ज्यादातर जो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड नेशंस थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। ठीक है, एंड उस टाइम पे लोग कह रही हूँ, कंट्रीज डेमोक्रेसी को अपना रही थी, प्लस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, तो हमारे लिए डेमोक्रेसी अपनाना उतना ज्यादा इजी नहीं था, बट स्टिल हमने इस मॉडल में सक्सीड करा। देन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ये सब चीजें थी। देन एकदम से पार्टीशन हुआ था, तो कम्युनल वायलेंस थी, वो चीज अलग थी। तो बहुत ही ज्यादा लाइक
कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिव माहौल में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे और तब हमें अपना इकोनॉमिक मॉडल भी चूज करना था। तो ये कैसे हुआ, क्या करा, ये हम देखेंगे। हमें इतना पता है 5 ईयर प्लान अपनाए थे, बट उस इकोनॉमिक मॉडल हमने देख लिया, 5 ईयर प्लान हो गए, हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे हमने बैलेंस करे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, वो देखेंगे। The world had witnessed devastating war and was grappling with the issues of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism. ठीक है, and most new nations were trying to come in terms with the twin challenges of welfare and democracy. Welfare and democracy. Okay. Free India's foreign policy reflected all these concerns in period immediately after independence. Apart from these factors, at the global level, India's policy reflected all the concern after independence. Apart from the factors that led to the global level, India had its own share of concerns. Bilkul. The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressure. तब जो कंट्री की गवर्नमेंट थी वो क्या थी, वो ब्रिटिशर्स की थी। अब उनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब उनका इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट है, अगर माना जाए, देखा जाए तो यही होगा। और अब ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, हमने इंडिपेंडेंस ले ली थी, लेकिन जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। कैसे कंटिन्यू कर रहे थे वो डिस्प्यूट्स? बिकॉज पहले तो वही कंट्री थी ना, एकदम से आप फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को आप ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हो और 11 तारीख को आप एकदम ही फ्री हो गए, एंड अब जो डिस्प्यूट्स थे उनका बिहेवियर आपके तरफ थोड़ी चेंज होगा, वो नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, दोबारा ट्रस्ट बिल्ड करने में। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद है पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रॉब्लम। ठीक है, कम्युनल वायलेंस जो हुआ था पार्टीशन की वजह से। उसके बाद जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई, अनइवन लेवल पे हुई लैंड डिस्ट्रीब्यूट। जिनके घर पाकिस्तान में थी बट वो हिंदू थे, वो इधर अगर शिफ्ट हो गए हैं, हिंदूज हैं वो, और वो इंडिया में आ गए, इंडिया से मिल गए हैं, तो लैंड तो उनकी वहीं पे है, अब वो रहेंगे कहाँ? जो उनके फार्म का शेयर था वो सब कुछ पाकिस्तान में गया, बट वो है इंडियंस, तो अब उनके पास क्या बचा? ये सारी प्रॉब्लम्स। देन द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर इट्स फुलफिलमेंट। बहुत ज्यादा पॉवर्टी हो गई थी। सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारा एग्रेरियन सेक्टर था उसको बहुत ही ज्यादा हानि झेलने को मिली थी, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें झेलने को मिली थी। ठीक है, सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल है वो कम टैरिफ में अपनी कंट्री में पहुंचाना, ब्रिटेन में पहुंचाना, वहां की इंडस्ट्रीज के लिए। बेसिकली उनको जैसे प्रॉफिट हो उस हिसाब से जो भी पॉलिसीज है, टैरिफ की पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, सब कुछ चेंज कर देना। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए बेसिक। ठीक है, ये चीज है। तो यही है कि इसकी वजह से वहां की ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी वो तो प्रॉस्पर कर गई, बट इंडिया के जो फार्मर्स थे, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, जो कि इंडस्ट्रीज ज्यादा थी भी नहीं, 80 to 85% लोग एग्रेरियन सेक्टर में ही थे, उन सबके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो पॉवर्टी तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी। तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए कोई नई पॉलिसीज, नए रिफॉर्म्स, सब कुछ वेट कर रहे थे। ओके, दिस वाज ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स। अब ये सब कुछ था, और इस हालातों में इंडिया ने जो वर्ल्ड अफेयर्स थे, इंटरनेशनल अफेयर्स में थे, उन सब में लाइक पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है बेटा। तो ये चीज हो गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अभी अभी, एक तो पहली बात, हमारा कंट्री तभी इंडिपेंडेंट बना था। ठीक है, डेवलपिंग नेशन था, डेवलपिंग नेशन अभी भी है, यानी कि क्या है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हुए नहीं है। ठीक है, वो फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी ज्यादा नहीं हुई है, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं होता, आपकी पर कैपिटा इनकम वो बढ़नी चाहिए, तब रियल डेवलपमेंट आपको पता चलेगी। ठीक है, फिर हो गया, ये बात हो गई। देन एजुकेशनल बेसिस पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो डेवलप्ड नहीं है। तो अगर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है कोई नेशन, तो वो क्या चाहेगा? और न्यूली इंडिपेंडेंट है, डेवलपिंग है, वो अपने नेबरहुड से पीस एंड स्टेबिलिटी चाहेगा कि मेरे पे कोई अटैक ना कर दे आउट ऑफ नोवेयर, और मेरे सारे रिसोर्सेज जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो उसमें ना निकल जाए। इससे बढ़िया है मैं अपनी पीस एंड स्टेबिलिटी बना के रखता हूँ आसपास के लोगों से, आसपास के नेशन से। ठीक है, ये चीज वो चाहेगा। ठीक है जी, जैसे हम इंडिया, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हम क्यों चाह रहे थे कि पहले हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे चाइना से। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज चाइना एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, क्योंकि अराउंड सेम टाइम पीरियड में
वो भी इंडिपेंडेंट हुए थे, हम भी इंडिपेंडेंट हुए थे। तो चाइना से हमारे पहले तो अच्छे रिलेशंस थे, बट उसके बाद दलाई लामा एंड ताइवान के केस की वजह से रिलेशंस बिगड़ते चले गए। एंड पंजाब और चाइना आई एम सेइंग पाकिस्तान एंड चाइना, ये अच्छे एलाइज बन गए, ये चीज हो गई। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन मोर पावरफुल स्टेट्स occasionally influence their foreign policy. In the period immediately after the Second World War, many developing nations choose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid. जैसे कि जिनको यूएस ने एड दी वो बन गए कैपिटलिस्ट, जिनको यूएसएसआर ने एड दी वो क्या बन गए जी, वो सोशलिस्ट बन गए थे। ठीक है, एक और यूएस का तो अभी भी चल रहा है देखा जाए तो। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड मैप into two clear camps. One was under the influence of US and its western allies, and other was under the influence of Soviet Union. There were also experiment called non-aligned movement, जिसमें इंडिया ओरिजिनल मेंबर था। ठीक है, ओरिजिनल मेंबर था, इन विच इंडिया हैड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। हाउएवर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंटायरली। एंड ऑफ कोल्ड वॉर मतलब क्या था? एंड ऑफ कोल्ड वॉर जब यूएसएसआर का जो ब्लॉक था वो कोलैप्स हो गया था, जिसके बारे में आप वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, बट व्हेन इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम एंड started framing its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into two camps. Did India belong to any of these two camps in global politics of the 50s and the 60s? Was it successful and conducted? These are the questions that are to be answered in this chapter only. पहली बात तो आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी क्या है हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अबाइड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अबाइडिंग नेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी क्या थी बेटा? आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम DPSPs, जो कि क्या है? The state shall endeavor to promote international peace and security. It should maintain just and honorable relations between country, foster respect for international law and treaty obligations in dealing of organized people with one another, encourage settlement for international disputes by arbitration. Basically, no war, peace and stability method approach. ठीक है, अब ये प्रिंसिपल है, हम ये देखेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया, अब आप उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो चीज है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि हाउ डिड इंडिया लिव अप टू दीज प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और करा भी अबाइड या नहीं करा, फॉलो करा ये प्रिंसिपल या नहीं करा, वो सब भी हम पढ़ेंगे। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट? आपको नॉन अलाइनमेंट से क्या पता चल रहा है? अलाइनमेंट इससे क्या पता चलता है कि किसी के साथ कोई अलाइंड है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके ओपिनियन को सेकंड कर रहा है। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट होता है इसके बिल्कुल अपोजिट, कि किसी ने कोई बात बोली, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी एंड आप उस स्टेटमेंट को यू डू नॉट सेकंड दैट ओपिनियन। ठीक है, आप उस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे हो, या फिर आप उसके साथ अलाइन होके मिलजुल के काम नहीं कर रहे हो, या उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हो। ठीक है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आपके ओपिनियन से किसी और ओपिनियन के थ्रू, तो वो नॉन अलाइनमेंट हो जाएगा। The national movement was not an isolated process बिल्कुल, it was a part of worldwide struggle against colonialism and imperialism. Basically ये जो आउटसाइड फोर्सेस थी जो बाकियों की कंट्रीज में आके उन पे इकोनॉमिकल हेजेमनी इस्टेब्लिश कर रही थी, उसके अगेंस्ट जो भी लड़ाई थी, ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा गया है। और ये इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था and it held and great importance in the world context. ठीक है, it influenced the liberation movements of many Asian and African countries. Prior to India's independence, there was contacts between the nationalist leader of India to those of other colonies. बिल्कुल like जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे उसमें इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सब जगह के लोग थे। ठीक है, अभी पहले हम पढ़ते हैं। United as they were the common struggle against colonialism and imperialism. Creation of INA. What is that? That's Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle. Okay, this is very important. Very, very important. आपसे पूछ लिया गया कि अगर कि
व्हाट वाज द नेम ऑफ द आर्मी एस्टैब्लिश्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपको लिखना है इंडियाज नेशनल आर्मी, INA, ठीक है। कब एस्टैब्लिश करी गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि अच्छा हाँ, इंडिया के ओवरसीज रिलेशन भी थे, ओवरसीज इंडियन से, ये सब चीजें पता चल रही हैं। फॉरेन रिलेशंस तभी से हम एस्टैब्लिश करते आ रहे हैं, उसके बाद स्पेसिफिकली नहीं करा, पहले से ही फॉरेन रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे। The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factors. As said before, domestic and external factors, क्योंकि सिंगल फैक्टर किसी को इफेक्ट नहीं करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों आपको इफेक्ट करते हैं, तभी जाके किसी चीज में चेंज आते हैं, ठीक है। Therefore, the noble ideas that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. But India's attainment of independence coincided with the beginning of Cold War. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, दैट वॉज द सेम टाइम कि कोल्ड वॉर एस्टैब्लिश हुआ था, जब यूएस और यूएसएसआर में लड़ाइयां शुरू हो गई थी, एंड वो दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस थी, टू मोस्ट पावरफुल ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो लोग या तो यूएसएसआर की तरफ अलाइन थे या तो यूएस की तरफ अलाइन थे, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि हम तो किसी की तरफ भी अलाइन नहीं थे, एंड जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यहाँ पे या तो आप अलाइन रहो या तो यहाँ पे अलाइन रहो, क्योंकि वो आपको एड प्रोवाइड करेंगे, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी। बट इंडिया ने क्या करा? इंडिया टुक अ वेरी पावरफुल स्टेप। हम अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे इंपीरियलिज्म से, अभी कॉलोनियल गवर्नमेंट हमें छोड़ के गई थी, हम उनके ऊपर हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी, एंड अब हम दोबारा अपनी जो मेन पावर है, जो एक्चुअल पावर है कि हाँ हम फ्री हैं अपने डिसीजंस में, ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट, हम वो दोबारा पावर किसी और स्ट्रॉन्ग ब्लॉक को दे दें? नहीं ना, ये नहीं हो सकता था, ठीक है। जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर आप देखो तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल क्या हो गया, जैसे अगर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं जो आप इनहेरिट करते हो, वो हो गए इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर हम इस कंट्री के हिसाब से इसको देखें कि अच्छा कंट्री में एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो गए और इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए, कंट्री के जो बेटा इंट्रापर्सनल रिलेशंस है, जैसे स्टेट टू स्टेट हो गया, देन जो कंट्री में जो पॉवर्टी है जो नेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रही है, स्टेट टू स्टेट, देन पॉवर्टी, देन लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी, ये सब कुछ हो गए इंटरनल मैटर्स। एक्सटर्नल मैटर क्या है? किस ब्लॉक के साथ आप मिल रहे हो, कौन सा इकोनॉमिकल मॉडल आप फॉलो कर रहे हो, ये चीजें होती हैं कि कौन सा इकोनॉमिकल मॉडल आप फॉलो कर रहे हो, आप किस कंट्री के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो, आपने किसके साथ ट्रीटी साइन करी है, बेटा ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दे गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। तो जैसे कि हम कंट्री को एज एन इंडिविजुअल देख रहे हैं तो हम यही समझेंगे, both domestic and international environment influence the foreign policy of the nation। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना का इमर्जेंस हुआ एंड बिगनिंग ऑफ व्हाट? बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? ब्रिटिश फोर्सेस से आजादी, डीकोलोनाइजेशन नॉट जस्ट ब्रिटिश फोर्सेस, पोर्चुगीज फोर्सेस, डच फोर्सेस, सबसे आजादी, ठीक है। कोई और कंट्री जो आपकी कंट्री में आके इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाह रही है, बाहर के फोर्सेज है, वो एक्सटर्नल फोर्सेज है, तो उसको डीकोलोनाइज करना था, ठीक है। उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं, उसको कॉलोनिज्म कहते हैं, और उसको हमें हटाना था, ठीक है। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू द नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेहरू जी का क्या रोल था? चाचा नेहरू, उनका क्या रोल था? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड अपनी कैबिनेट में ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। उनके पास प्राइम मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो था, उनके पास फॉरेन मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो था। अब जो हमारी कंट्री थी और उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे उनके फॉरेन पॉलिसी के, उनको 3 था कि हाँ ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये ऑब्जेक्टिव्स मुझे मद्देनजर रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करनी है, ठीक है। तो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्डर सोवरेनिटी, व्हाट इज सोवरेनिटी? फ्रीडम, ये सब, ठीक है। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि कोई सक्सेशनिस्ट मूवमेंट ना आए, जैसे कि पाकिस्तान को अलग करना पड़ा, किसी और को अलग करने की नौबत ना आए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है। एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये गोल था, ऑलरेडी गोल था, तो यही। अब नेहरू जी का ये था कि उनको किसी के साथ अलाइन नहीं होना था, ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर अपनी खुद की कैबिनेट में, तो उनको ये था कि बाकियों से भी हमें राय लेनी है, तो राय ली, सबसे राय ली, एंड जो ज्यादातर जो लीडर्स थे, जैसे कि इवन डॉक्टर अंबेडकर जी,
उनका भी ये मानना था कि इंडिया को यूएस का ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज यूएस अपने आप को क्लेम करता था कि हम प्रो डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, वी आर इन फेवर ऑफ प्रो डेमोक्रेसी। हम, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाँ हमें डेमोक्रेसी को अपनाना है, ये हमारा मेन गोल था जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, अंबेडकर जी ने भी कहा कि अरे हमें यूएस का ज्वाइन कर लेना चाहिए ब्लॉक। उसके बाद भारतीय जनसंघ जो कि बाद में स्वतंत्र पार्टी बनी, उसके बाद बेसिकली ये बीजेपी के प्रेडिसेसर्स हैं। तो इन सबका यही मानना था कि हमें हमें ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमें यूएस का ब्लॉक ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी है। लेकिन नेहरू जी के मन में कुछ और था कि हम नॉन अलाइंड होकर चलेंगे, हम किसी को अपने ऊपर अथॉरिटी नहीं देंगे कि अच्छा उनकी पॉलिसी से कुछ हम पे इफेक्ट हो या फिर वो हम पे लाइक अपनी हेजेमनी दोबारा एस्टैब्लिश करना चाहे। हम अपने विल के खुद मास्टर हैं, वी आर मास्टर ऑफ आवर ओन विल, ठीक है, हमारी खुद की फ्री विल होनी चाहिए, हम किसी के दबाव में नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है क्या अपनाया गया, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स अपनाया गया, यानी कि ना हम यूएस में शामिल हुए ना यूएसएसआर में शामिल हुए। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा, ठीक है। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of peaceful world, advocating by the policy of non-alignment। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसे, ये आपको लिखना ही लिखना है पेपर में, ठीक है। By reducing Cold War tensions and by contributing human resources to the UN peacekeeping operation, you might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union. Reason क्या था, क्यों नहीं ज्वाइन करा? India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other. During the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization, US, इसको क्या बोला जाता है बेटा, नाटो, ठीक है, and the Soviet led Warsaw Pact। आपको क्या लग रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें नाटो का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नाटो यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यूक्रेन उसको ज्वाइन करना चाहता था। रशिया वाज लाइक कि अरे ये तो हमारे पे थ्रेट है, कि जो हमारे मेन राइवल रहे हैं हिस्टोरिकली, वो उनकी मिलिट्री अलायंस एकदम हमारे पास आ जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 4 है उसमें यह है कि अगर यूक्रेन पे अटैक होता है या यूक्रेन के किसी के साथ भी अगर मिलिट्री एग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो यूएस उसे सपोर्ट करने आ जाएगा। नाटो के आर्टिकल 5 के थ्रू ये बोला गया है, ठीक है। लेकिन इसी से रशिया को थ्रेट था, ठीक है, तो यही दिक्कत थी, इसी वजह से यूएस, रशिया एंड यूक्रेन का अभी तक वॉर चल रहा है। और आपको पता ही होगा यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, आंध्र सपोर्ट कर रहा है, यूएस, ठीक है। Came into existence, India advocated non-alignment as the ideal foreign policy approach. This was difficult balancing act and sometimes balance did not appear perfect. In 1956, when Britain attacked Egypt over Suez Canal, 56 में इजिप्ट पे अटैक करा था ब्रिटेन ने ओवर द सूज कनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट न्यू कॉलोनियल इन्वेजन, बट इन द सेम ईयर द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी। हाँ, तो ये हमारी इसमें थोड़ा सा हम डबल फेज हुए थे, डबल फेज भी नहीं, हमें थोड़ा सा ज्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ा था कि जब 1956 में ब्रिटेन ने सूज कनाल के इशू के ऊपर इजिप्ट पे अटैक करा था तो हमने उसका खुला खंडन करा था, ठीक है। हमने बोला था दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। न्यू कॉलोनियल क्या था, कॉलोनियल इन्वेजन जो था वो पहले हुआ करता था, ये है एक न्यू वे में, न्यू, ठीक है, न्यू कॉलोनियल इन्वेजन, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। एंड यूएसएसआर ने इन्वेड करा हंगरी तो इंडिया ने कोई पब्लिक कंडेमनेशन कोई नहीं ज्वाइन करा कि अच्छा हाँ गलत करा। इंडिया ने एक्सप्लिसिटली कुछ स्टेट नहीं करा कि नहीं यार दिस वाज रॉन्ग, यूएसएसआर दिस वाज रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं यूएस को हमसे थोड़ी सी हॉस्टिलिटीज होने लगी कि हमें ये लोग उसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा तुमने गलत करा, और यूएसएसआर अगर वही चीजें कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हमें ये लोग टारगेट कर रहे हैं, इन लोगों को हमसे ही दिक्कत है, वो टारगेटेड फील करने लगे, ठीक है। एंड यूएसएसआर की तरफ हम थोड़े से टिल्टेड थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। यही रीजन था बेटा कि यूएस पाकिस्तान को अर्ली ईयर्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। ये तो हमारे रिलेशंस कुछ टाइम पहले से ठीक हुए हैं, लेकिन पहले यूएस अंधा सपोर्ट करता था किसको, पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को अंधा सपोर्ट करता था। एंड हमने रशिया के साथ
ट्रीटी साइन कर ली और फ्रेंडशिप, तो उस वजह से यूएस और ज्यादा चिढ़ गया। इवन वॉर में बेटा एयरक्राफ्ट देने को मना कर दिया था, ठीक है, वॉर में एयरक्राफ्ट देने को मना कर दिया था, ये सब चीजें हुई थी। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द पब्लिक कंडेमनेशन डिस्पाइट सच सिचुएशन। बाय एंड लार्ज इंडिया डिड नॉट टेक इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द बोथ ब्लॉक्स। अब कुछ कुछ में हमने कुछ एकदम इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं लिया ताकि हमें मदद भी मिलती रहे, क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट थे, जरूरत थी हमारी उस टाइम पे। While India was trying to convince other developing countries about foreign policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. बोला था ना मैंने आपको, US was not happy about India's independent initiatives and policy of non-alignment. Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relations during the 1950s. The US also resented India's growing partnership with Soviet Union कि ये हमारे दुश्मन से इतना क्यों मिला जा रहा है, दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है, ठीक है, आई होप आई सेड इट राइट, दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है, हाँ वही सेम चीज। You have studied the last chapter, the strategy of planned economic development adopted by India. This policy emphasized the import substitution. The emphasis on developing resource base has also meant the export-oriented growth was limited. This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. हाँ बेटा, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे सब चीजें, मतलब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था कि चलो सारी कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रही हैं सारी कंट्रीज, एंड कल्चर भी एक्सचेंज कर रही है, इकोनॉमिक मॉडल भी थोड़े बहुत एक्सचेंज कर रही है, या फिर इकोनॉमिक मॉडल कह रही हूँ, लाइक इकोनॉमी उन लोगों की एक दूसरे की वजह से भी प्रॉस्पर हो रही है, क्योंकि लाइक जितने भी मटेरियल्स थे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है। और इससे अगर आपका किसी कोई भी इंसान है, अगर आपको उसकी जरूरत पड़ रही है तो आप उसके साथ अच्छे से रहोगे। तो अगर ग्लोबलाइज हो रहे हो तो आपको वर्ल्ड में आसपास अदर कंट्रीज की भी जरूरत है, तो आप उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखोगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने क्या करा, इंडिया को ये चाहिए था कि देखो अभी अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं और ऑलरेडी जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं, वो हम लोग को ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, हमें और एक्सप्लॉइट नहीं होना। इस वजह से हम थोड़ी सी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनाएंगे, खुद को हम लाइक स्वदेशी, मेक इन इंडिया बेसिकली, कि हम स्वदेशी सामान को अपनाएंगे, हम स्वदेशी इंडस्ट्रीज को अपनाएंगे। इंडस्ट्रीज उतनी थी भी नहीं, बट ये है कि इंडिया फर्स्ट, कि हाँ हम बाहर का सामान यूज करेंगे, हमें खुद के देश का सामान यूज करना है, खुद की इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, ये वाली चीज हुई थी, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी थी। बाहर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टैब्लिश हो रखी थी, तो वहां से सस्ता माल आता, तो हम सस्ते माल ही खरीदते, कोई भी जो कंज्यूमर है वो सस्ता माल खरीदता अगर सेम क्वालिटी मिल रही है आपको। लेकिन ये जरूरी था कि उस टाइम पे इंपोर्ट को बंद करा जाए, क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ आर। और अभी आप देखो ग्लोबलाइज कितने ज्यादा हो चुके हैं हमने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को 1991 में ग्लोबलाइज करा था, हाँ एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में ही आए थे, तभी की बात है। तो तब से अब देखा जाए 1991 में करा था ग्लोबलाइजेशन को, हमने अच्छे से एस्टैब्लिश प्रॉपरली अपनी कंट्री में। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब जाके हमने जो अपनी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी उसको थोड़ा सा चेंज करा था, ठीक है। अब हमारा बेटा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, अच्छा ऐसे भी था, अच्छे रिलेशन थे हमारे चाइना के साथ, जी बिल्कुल थे। Unlike its relationship with Pakistan, India began its relationship with China on a very friendly note. After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize a communist government. ठीक है, Nehru felt strongly that neighbor that was coming out of shadow of the Western domination and helped new government in international fora. Some of his colleagues like Sardar Vallabhbhai Patel were worried about possible Chinese aggression in future. वल्लभ भाई पटेल जी, उनको लगता था कि possible है Chinese aggression in future, ठीक है। किसी पे भी हम अंधा भरोसा नहीं कर सकते, किसी को भी हम ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट नेहरू थॉट इट वुड बी एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द चाइनीज बॉर्डर वर गार्डेड बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेज, नॉट द आर्मी। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो थी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं। अब ये अलग अलग एरिना में काम करती हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीएसएफ, ये सब कुछ हो गई पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि अरे भाई साहब ये तो अटैक नहीं कर सकता हमें, तो अपने गार्ड को हमने उतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया भी नहीं था, रेडी ही नहीं था अटैक के लिए।
और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हुई थी बेटा, इवन आर्मी भी नहीं लगाई थी। इट्स नॉट लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ गलत है, बट वो थोड़े से माइल्ड मैटर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो कंट्री में इश्यूज आते हैं, जैसे कि इंट्रा कंट्री कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जो अपनी कंट्री में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कहीं कुछ नेसेसिटी है एंड सिक्योरिटी के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। आर्मी बैटल ग्राउंड में यूज होती है, ठीक है। आर्मी को बैटल ग्राउंड में आप खड़ा करते हो कि हाँ लड़ाई होगी, इन यूर फ्री टू शूट एंड द जॉइंट इनंसिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये चीज थी। ओके, सो जॉइंट इनंसिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हाँ, अब अगर आपसे पूछा कि चाइना के साथ क्या साइन करा था, जी बेटा पंचशील साइन करा था चाइना के साथ, यहाँ पे लिख लो, साइड में लिख लो, पंचशील एग्रीमेंट करा था किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। क्या था इसमें, पंच से आपको क्या पता चल रहा है, 5, तो इसमें क्या होगा, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर जॉन एनलाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद होने चाहिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जॉन एनलाई, ठीक है, ऑन 29 अप्रैल 1954। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस अप, आपके पास अगर अभी रफ नोटबुक है उसमें लिख लो। वॉज अ स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज। इंडिया एंड चाइनीज लीडर्स विजिटेड ईच अदर्स कंट्री एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी, बड़े अच्छे रिलेशन बन रहे थे, फिर क्या हुआ, तीसरा इंसान आया। कौन आया तीसरा इंसान, वही देखेंगे, तिब्बत। सॉरी, हाँ मैंने आपको पहले ताइवान बोल दिया था वहां पे कि अच्छा ताइवान का इशू आया था, ताइवान का भी चाइना से इशू चल रहा है, वो आई गॉट कंफ्यूज। तिब्बत का इशू, दलाई लामा, तिब्बत, यहाँ का इशू, तिब्बत का इशू पढ़ते हैं बेटा, तिब्बत का इशू क्या है। The plateau of Central Asian region called Tibet is one of the major issues that historically caused tension between India and China. From time to time in history, China had claimed administrative control over Tibet, and from time to time, Tibet was independent too. In 1950, China took over control of Tibet. Large section of the Tibet population opposed this takeover. India tried to persuade China to recognize Tibet's claim for independence. कि हम थे कि अरे भाई नहीं, इन लोगों की बातें सुननी चाहिए, हम तो डेमोक्रेटिक हैं, तो हम तो यही बोलेंगे, हमारी इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है भाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, तो इसलिए हम बोलेंगे। व्हाइल पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना 1954, दो वन ऑफ इट्स क्लॉजेस अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ठीक है जी। पंचशील एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन हुई थी 1954 में, उसमें 29 अप्रैल 1954 में, 29 अप्रैल, यस 29 अप्रैल 1954 में, उसमें क्लॉज में एक्सप्लिसिटली स्टेट करा गया था कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी और टेरिटोरियल क्लेम्स वगैरह इन सबको रिस्पेक्ट करेंगे। इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत। Tibet's spiritual leader Dalai Lama, accompanied by the Chinese premier Zhou Enlai, during the official Chinese visit on India 1956, he informed Nehru about the worsening situation in Tibet, but China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other regions of China. In 1958, there were armed uprising in Tibet against Chinese occupation. Dalai Lama crossed over the Indian border and sought asylum, which was granted, जिसको क्या बोलते थे, धर्मशाला बोलते हैं बेटा, ठीक है, धर्मशाला, ठीक है। द चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, क्योंकि उनके लिए तो वो वहां के उनके एनिमी बन जा रहे हैं, उनके राइवल बन जा रहे हैं, और हम उनको शरण दे रहे हैं, हम उनको यहाँ पे रिफ्यूजी दे रहे हैं, ठीक है। और हमने उनके साथ ट्रीटी भी साइन करी कि अच्छा आपके मैटर में हम नहीं बोलेंगे, तो होना ही था लड़ाई कलेश। द चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस ओवर द half century. A large number of Tibetans has also sought refuge in India and many other countries of the world, mainly India, and Dharmshala Tibetans का like largest sought asylum है, ठीक है। अब है इंडिया, particularly in Delhi, there was large settlements in Tibet refugees. Dharamshala in Himachal Pradesh is perhaps the largest refugee settlements of Tibetans in India. Dalai Lama also made Dharamshala his home in India in 1950 and 60. Many political leaders and parties in India, including Socialist Party and Jan Sangh, supported the cause of Tibet's independence. China has created the Tibet Autonomous Region, which is integral part of China. Tibetans oppose the Chinese claim that
तिब्बतन्स जो है, तभी आप अगर मजनू का टीला जाओगे, दिल्ली में ही है, मैं बहुत बार गई हूँ, आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि शाम को मंदिर के सामने एक टेम्पल है, उसके सामने सब बैठे रहते हैं और वो बैनर्स लिए होते हैं फ्री तिब्बत के, ठीक है, वो सब तिब्बतन्स है, वो तिब्बतन मार्केट है, ठीक है, तो वो अभी तक फ्री तिब्बत के बैनर्स लिए हुए हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। तो ये चीजें होती हैं। दे ऑल्सो अपोजेस पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इन टू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। तिब्बतन्स dispute China's claim that autonomy is granted to the region. They think that China wants to undermine traditional religion and culture of Tibet. Basically उनको क्या थ्रेट है कि ट्रेडिशनल रिलीजन एंड जो कल्चर है ऑफ तिब्बत उसको वो हार्म करेंगे, ठीक है। तो थिंग इज कि तिब्बत उनका होमलैंड है, ठीक है, एंड होमलैंड यू आर लाइक इमोशनली कनेक्टेड टू दैट प्लेस, तो इस वजह से दे आर सो मच सेंसिटिव अबाउट दिस इशू एंड उनका सेंसिटिव होना बनता ही है। वो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं एंड उनको हटा के उनके ट्रेडिशन को हार्म करा जा रहा है, उनके कल्चर को हार्म करा जा रहा है, तो उनको दिक्कत होगी ही, ठीक है। बट दे आर वेरी पीसफुल अबाउट इट, ठीक है। उनके प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, मैंने देखा था, शांति से बैठे हुए हैं, नो इश्यूज, नो वायलेंस, एवरीथिंग लाइक इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये हो गया, ठीक है, हिंदी चीनी बाय बाय, ये सब ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं। अब देखेंगे चाइनीज इन्वेजन इन 1962, जो हमारा इंडिया के साथ चाइना का सबसे पहला एपिसोड ऑफ एग्रेशन था, वो 1962 में आया था, ठीक है बेटा, देखते हैं। ओके, चाइनीज इन्वेजन इन 1962, टू डेवलपमेंट स्ट्रेन्ड दिस रिलेशनशिप, चाइना एनेक्स तिब्बत। इश्यूज क्या क्रिएट हुए थे बेटा, इश्यूज, China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. Initially, the government of India did not oppose this openly, but as more information came in about suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. क्योंकि हमारा ये था कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे मानते हैं, ठीक है, और हम किसी की तरफ अलाइंड नहीं है, हम बहुत ही इंडिपेंडेंट है, तो हम अपने पॉइंट स्ट्रांगली रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ हुई, तो उनके कल्चर को हार्म हो रहा है, ठीक है, उनकी हेरिटेज को हार्म हो रहा है, इस वजह से इंडिया ने तिब्बत का सपोर्ट करा कि हाँ सही कह रहे हो। पहले तो ओपनली नहीं सपोर्ट करा था, पहले तो ओपनली चाइना के एक्शंस को कंडेम नहीं करा था, बट अब इंडिया बोलने लगा। उसके बाद तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा साउट एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959. China alleged that government of India was allowing anti-China activities to take platform within India, कि अच्छा इंडिया में आप पार्ट लेने दे रहे हो, एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को कंडक्ट होने दे रहे हो, ये हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हम नेबर्स हैं। एंड उनको भी यही था कि अच्छा इंडिया ऐसे अलाउ कर रहा है एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को इन इंडिया, ठीक है। In little earlier a boundary dispute had surfaced between India and China, ठीक है, वो हो गया पहला रीजन। और इससे पहले a little earlier a boundary dispute had surfaced between India and China. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that, ठीक है, इंडिया ने कहा कि अरे ये जो बाउंड्री मैटर है यार, ये कॉलोनियल टाइम में हो गया था सॉल्व, अब क्यों दोबारा उठा रहे हो, जो बात खत्म हो गई है। लेकिन चाइना कहता था कि कॉलोनियल मैटर्स को हम क्यों माने, अब तो वो आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है, तो हम आपको क्यों माने, उसके सारे डिसीजन नल एंड वॉइड है। बट इंडिया कहता था भाई तुम भी तो पहले कॉलोनी थे, अब हो गया, खत्म करो बात, वो नहीं करते थे बात खत्म। The main dispute was about western and the eastern end of the long border. China claimed two areas within the Indian territory. कौन सी, एक Saichen area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, North Eastern Frontier Agency. इन दो एरियाज को क्लेम करने की बात हुई, उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया था खुद के जो नेम थे उससे, ठीक है, Aksai-Chin and Nifa. And Chinese occupied Aksai-Chin area and built a strategic road there. Despite a very long correspondence and discussions amongst top leaders, these differences could not be resolved. Several small border skirmishes between the army of the two countries took place, ठीक है।
Around this time, while the entire world attention was on the Cuban Missile Crisis involving the two superpower, जो कि हमने नहीं पढ़ा है because हमारे सिलेबस में नहीं है, and China launched swift and massive invasion. जब सबका पूरी वर्ल्ड का ध्यान था कि अरे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही है पूरे देश में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, तब चाइना ने क्या करा? China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions. Disputed region कौन से थे? एक्साइचिन क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश लद्दाख का एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दूसरा क्या था? नीफा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, ठीक है. Both disputed region. The first attack lasted 1 week and the forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. The second wave of attack came next month while Indian forces should block Chinese advances on the western front in Ladakh. ठीक है, while India forces could block the Chinese advances on the western front. In the east, China managed to clearly advance nearly to the entry point of Assam plains. Finally, China declared a unilateral ceasefire and troops its within where they were before an invasion began. ये दिक्कतें आई थी 1962 की, ये थी. टू फ्रंट वॉर घोषित कर दिया था बेटा. सेकेंड और टू फ्रंट वॉर कर दिया. क्या करा था? अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, एक्साइचिन के एरिया में अटैक कर दिया था. एंड अरुणाचल प्रदेश में तो चलो बहुत हद तक, लद्दाख में तो बहुत हद तक बचा लिया था कि अच्छा चलो ब्लॉक कर दी फोर्सेस, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के एरिया से जहाँ से एंटर करा था तो असम तक ये लोग पहुंच गए थे. लेकिन फिर ये सब लड़ाई वड़ाई करने के बाद इन लोगों ने कहा नहीं चलो सीज फायर कर देते हैं. ठीक है, सीज फायर कर दिया. एंड जितना भी जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि लड़ाई, अच्छा ये बॉर्डर है यहाँ से लड़ाई शुरू हुई है, अपने वहीं पे पहुंच गए, वहीं से चले गए. ठीक है. China war dented India's image at home and abroad. India had to approach Americans and British for military assistance to tide over the crisis. Soviet Union remained neutral. Soviet Union remained neutral during the conflict. It included sense of national humiliation and at the same time strengthened the spirit of nationalism. This induced a sense of national humiliation, हुई थी national humiliation, and same time strengthened the spirit of nationalism कि अरे यार हमें तो अब अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी मदद नहीं करी ना यूएस ने मदद करी, एंड यूएसएसआर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हो रखा है. ठीक है. Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru close associate, the defense minister V. Krishna Menon, had to leave cabinet. Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment, जो कि उन्होंने कहा था कि अरे चाइना तो हम पे कभी अटैक नहीं करेगा. तो यही चीज हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको बोला था आप इतने नेइव कैसे हो सकते हो. एंड देन लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि आपने अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं जिनके ऊपर जो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, आपने आर्मी लगाई भी नहीं है उस बॉर्डर पे, तो क्या होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन against his government was moved and debated in Lok Sabha. Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to Lok Sabha. The political mood of the country had begun to change. ठीक है, ये चीज हो गई. उसके बाद इन सीनो इंडिया रिलेशन, सीनो इंडिया मतलब क्या होता है? चाइना एंड इंडिया के रिलेशन. इट टुक मोर देन अ डेकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम टू नॉर्मल रिलेशंस. इट वाज 1976 दैट full diplomatic relations were restored between the two countries. Atal Bihari Vajpayee was first top level leader. He was external affairs minister to visit China in 1979. Later, Rajiv Gandhi became the first prime minister after Nehru to visit China. Since then, the emphasis is more on trade relations between the two countries. ठीक है, तब से ज्यादा कोई भाईचारा नहीं किया, ब्रदरहुड, ज्यादातर फोकस किस पे? ट्रेड रिलेशंस पे बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है. The Sino-India conflict affected the opposition as well. This and the growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India. जो ये सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं. इसकी वजह से इंडिया के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी पॉलिटिकल लेवल पे, जो कि क्या थी? दिस एंड ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्रिएटेड. ओके, अब एक ये सब हुआ और उसके बाद एक रिफ्ट बन रही थी, मतलब दिक्कतें आ रही थी किसके बीच में? चाइना एंड सोवियत यूनियन के बीच में. एंड इसी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी दिक्कतें आने लगी. जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, वो सीपीआई के अंडर ही रहा एंड मूव्ड क्लोजर इट टाइट्स विद द कांग्रेस. ठीक है, जो यूएसएसआर प्रो था वो किसके साथ? कांग्रेस के साथ. ठीक है,
एंड सीपीआई के अंदर ही रहा. अदर फैक्शन जो था, दूसरा वाला जो फैक्शन था, उसने क्या करा, वॉज समटाइम्स क्लोजर टू चाइना, जिसका नाम था CPIM, CPI मार्क्सिस्ट. ठीक है, CPIM was against any ties with the Congress. The party split in 1964. The leaders of the latter formed a faction, India Marxist CPIM. In the wake of China War, many leaders of what became were arrested for being pro-China. अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि बेसिकली CPI थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी. ठीक है, अब इसमें एक फैक्शन जो था वो था प्रो USSR और एक फैक्शन जो था वो था प्रो चाइना. ठीक है, चाइना वाला जो था उसने कांग्रेस छोड़ दी, USSR वाला वो कांग्रेस में रहा. ठीक है बेटा, कांग्रेस में रहा, इसने कांग्रेस छोड़ दी. USSR वाला जो फैक्शन था उसको हम मार्क्सिस्ट नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ का जो फैक्शन था हम उसे मार्क्सिस्ट बोलते थे, यानी कि क्या, CPIM बोलते थे. ठीक है, और ये डिवीजन कब आया कि CPI एक CPI हो गई और एक CPIM हो गई. ये डिवीजन कब आया बेटा, 1962 में आया. अब ये मैप बना लो. ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा. 1962 में नहीं, 1964 में रही, माय बैड. 1964 में डिवीजन हो गया. ठीक है, 1964 में डिवीजन हो गया, CPI और CPIM बन गए. और जो CPIM के जो लीडर्स थे अरेस्ट भी हुए थे. फॉर व्हाट, फॉर बीइंग प्रो चाइना, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो और आप प्रो चाइना बन रहे हो, जिसने अभी अभी अटैक कराया हम पे, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, ये चीज है. और जो ये डिवीजन, एक तो ये था कि जो चाइनीज एग्रेशन था उसके वजह से भी था, एग्रेशन की वजह से भी था. देन चाइना एंड USSR के बढ़ती दूरियों की वजह से भी था, उनके इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस जो ग्रो कर रहे थे उसकी वजह से भी था. ठीक है, द वॉर विद चाइना अलर्टेड इंडियन लीडरशिप विद टू volatile situation in the northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, the region also presented India with the challenge of national integration and political unity. The process of its reorganization began soon after the China. Nagaland was granted statehood. Manipur and Tripura, though union territories, were given right to elect their own legislative assemblies. ठीक है जी. Wars and peace बेटा, wars and peace. वॉर एंड पीस होना चाहिए. ओके, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, बट या वॉर्स, ज्यादा वॉर नहीं है. इन केस ऑफ पाकिस्तान दो चीजें हमने पढ़ी है किनके साथ एक्सटर्नल रिलेशंस अगर हम देखें. एक तो पहले तो हमने पढ़ा कि US एंड USSR की तरफ क्या हम टिल्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ रह रहे हैं, ये सब हमने पढ़ा. उसके बाद हमने जब एग्रेशन पढ़ा, एग्रेशन वाला जो पार्ट आया उसमें चाइना और पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज है, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी उनके साथ कैसी है वो बात आ रही है. ठीक है, तो अब हम पाकिस्तान पढ़ते हैं. चाइना कंप्लीट हो गया. ओके, In the case of Pakistan, the conflict started just after the partition. क्योंकि आपको पता ही है पार्टीशन के बाद कितनी दिक्कतें आई थी. ठीक है, कैसे माइग्रेशन की दिक्कत आई थी, कम्युनलिज्म की दिक्कत आई थी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कितनी मारी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, conflict started just after the independence. A proxy war broke between Indian and Pakistan armies. ठीक है, कब, 1947 में ही. But in this did not turn into a full war. The issue was then referred to the UN. Pakistan soon emerged as critical factor for India's relation with US and subsequently with China. Kashmir conflict did not prevent cooperation between the governments. पहले इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे थे. बोथ गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर, दे बोथ वर वर्किंग टुगेदर टू रिस्टोर द अबडक्टेड वुमेन ड्यूरिंग द पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज. अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट ऑफ शेयरिंग रिवर्स वाटर्स वर रिजॉल्व्ड. ठीक है, जो अभी हमने वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, IWC, जो अब कैंसिल कर दी क्योंकि इन्होंने फिर से बदतमीजी कर दी थी. ठीक है, जो अभी कैंसिल कर दी है, तो इसमें क्या हुआ है, ये कब साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी कब साइन हुई थी बताते हैं आपको. इंडस वाटर ट्रीटी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने, पहलगाम अटैक जब हुआ था तो उसके बाद जब हम लोगों ने जो कैंसिल करा था, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी, पानी देना बंद कर दिया था. 1960 ये हुई थी साइन, 1960 में कैंसिल करी गई है ये 2025 में. ठीक है, 2025 में कैंसिल करी गई है.
1960 में स्टार्ट करी गई थी। किसके थ्रू, किसने ब्रोकर करा था ये? ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है बेटा, brokered by World Bank was signed Pakistan Indus Water Treaty mediation by World Bank। किस किस के बीच में उस टाइम पे वहां का लीडर कौन था? जनरल अयूब खान in 1960 एंड इंडिया के लीडर कौन थे? नेहरू जी। Despite all ups and downs in the Indo-Pak relation, the treaty worked well. A more serious armed conflict between the two countries began in 1965। बेटा आप सुनो, 1962 में हमारी वॉर खत्म हुई चाइना के साथ, गरीबी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, एंड अब देखो नेहरू जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, ऑफिस कौन टेक ओवर करता है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। अब उनके साथ इतनी चैलेंजेस है। एक तो पहले ये कि नेहरू जी, उनका स्टैचर बहुत हाई था। ठीक है, अब कोई भी किसी को भी उनकी जगह नहीं देख सकता था। लाल बहादुर शास्त्री अब आए, ठीक है, उनके ऊपर जो उनके प्रेडिसेसर थे यानी कि नेहरू जी, उनकी तरह उनकी एक्सपेक्टेशंस तक लिव अप टू करने का उन पे प्रेशर था। फिर 62 में वॉर हुई थी, इकोनॉमिकल हमारी दिक्कतें चल रही थी। फिर 65 में भी वॉर हो गई बेटा, सूखा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो नहीं कहते कि गरीबी में आटा गीला, वो हो चुका था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसको किस हद से, किस तरीके से संभाला और उसके बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, Lal Bahadur Shastri has taken over as Prime Minister in April 1965. Punjab launched some armed attack in the run of Kutch area of Gujarat. ठीक है, 65 में कहाँ हुआ था अटैक, आप वो देख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कहाँ का एरिया ये? गुजरात। ओके, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में हुआ था इन गुजरात। दिस वॉज फॉलोड बाय बिगर ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा कहाँ कहाँ हुआ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, देन जम्मू एंड कश्मीर। Pakistan rulers were hoping to get support from the local population here, but it did not happen. In order to ease the pressure of the Kashmir front, Shastri ordered Indian troops to launch a counter-offensive on Punjab border. In a fierce battle, Indian army reached close to Lahore. The hostilities came to an end with a UN intervention. Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई। ताशकेत एग्रीमेंट साइन करते इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये ताशकेत एग्रीमेंट साइन कहाँ होता है? ताशकेत में, जो कि कहाँ तक? यूएसएसआर में। ठीक है, ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1966 एंड तभी इनकी हो जाती है डेथ। Though India could not inflict considerable military loss in Pakistan, the 1965 war added to India's already difficult economic situation. ठीक है, बांग्लादेश वॉर अब क्या हुई थी? बांग्लादेश, इनका स्टैचर तो बहुत बढ़ गया, बट इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन हमारी और ज्यादा हो गई थी, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज या इतने पैसे नहीं थे कि हम किसी भी वॉर में इन्वॉल्व हो सके, बट हम हो गए। फिर क्या हुआ? बांग्लादेश वॉर। बेटा ये बांग्लादेश वॉर क्या थी? ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ओके, ठीक है बेटा, अब हमें देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही थी। बिगिनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस इज बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस, कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन। 1970 कब हुआ था ये? कब हुआ था ये इंडिपेंडेंट? हमारे साथ ही बता, 1947 में हुआ था ना। लेकिन ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन इनके कब हुए? हमारे कब हुए थे? 51, 52। इनके कब हुए फर्स्ट जनरल इलेक्शंस? इनके हुए 1970 में। Produce a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto party emerged as a winner in West Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto Pakistan emerged winner in the West Pakistan. West Pakistan कौन है? जो अभी पाकिस्तान है। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान है वो है हमारा वेस्ट पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, ये जीते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ हमें ये देखना है। अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान स्वेप्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। अब बेटा इनमें डिफरेंस क्या था? थे तो ये दोनों यार पाकिस्तानी थे, तो कम्युनल बेसिस पे अलग हुए थे, दोनों मुस्लिम नेशंस थे, तो दिक्कत कहाँ आई? ये लड़ने क्यों लगे बेटा?
लड़ाई करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता, इंसान लड़ाई करने के लिए बहाना बना लेता है। परेशानी बहुत अच्छी लगती है इंसान को, परेशान होने के लिए वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहता है, ठीक है। तो बेटा ये था कि पहली बात तो वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो 1, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान आवामी लीग, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? शेख मुजिब उर रहमान, ठीक है जी। कौन है ये? शेख हसीना के पिताजी हैं, ठीक है। अब है ये चीज थी, यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे थे पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या थे? बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, ठीक है। अब जो ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम थे वो अपने आप को मुस्लिम से ज्यादा बंगाली मानते थे, ठीक है। ये दिक्कत है, ठीक है जी। इस वजह से लैंग्वेज के बेसिस पे इन पे लड़ाई होने लगी, ठीक है। पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट, और यहाँ पे अवामी लीग जीती थी, यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती थी। तो इन लोगों ने कहा कि अरे नहीं, अवामी लीग नहीं जीत सकती, हमारी पार्टी जीतेगी। तो इनके जो इलेक्शंस थे ईस्ट पाकिस्तान के, जो कि बाद में बांग्लादेश बना, उसके इलेक्शंस को कह दिया कि नहीं ऐसे कुछ नहीं। और अवामी लीग के पार्टी के मेंबर्स को ये लोग अवामी लीग के पार्टी के मेंबर्स को ये लोग लाइक अरेस्ट वगैरह करने लग गए थे, ठीक है। बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ईयर ऑफ बीइंग ट्रीटेड। अब जो यहाँ पे थे ईस्ट पाकिस्तान में थे, दे वर ट्रीटेड अनफेयरली, ठीक है। क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने? अनफेयरली, सेकेंड क्लास, इनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती थी, और ये मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। ओके, इंस्टेड नॉट दे वर रेडी टू एक्सेप्ट अवामी लीग फॉर डिमांड ऑफ फेडरेशन, कि अच्छा अवामी लीग ने कहा कि चलो यार फेडरेशन एक अपनाते हैं। वो लोग चाहते थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो चाहते थे कि नहीं, सारी पावर हमारे हाथ में रहे, अवामी लीग के पास कोई पावर ना रहे। जबकि वो बहुत ही मुश्किल था, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, बीच में इंडिया आ रहा है इतना बड़ा। आप कैसे दोनों कंट्रीज, मतलब वही आपकी पाकिस्तान को, जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान था, कैसे आप उसको मैनेज कर लोगे, ठीक है। कैसे आप उसको लाइक एडमिनिस्टर कर लोगे? नहीं कर सकते आप, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब फेडरेशन की मांग हुई कि अच्छा चलो यहाँ पे दूसरी फेडरेशन अपना लेते हैं, हमारे में भी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसमें भी बोला कि फेडरेशन अपना लेते हैं, हम यहाँ पे इस एरिया को हम लोग रूल कर लेंगे, आप इस एरिया को रूल कर लीजिए। वो भी नहीं मानना था, अवामी लीग की विन को ही नहीं मानना था, ठीक है। तो उनको लगा कि यार हमारे साथ ही गलत हो रहा है, ठीक है, और वी आर बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स, ठीक है। अब ये है, इंस्टेड इन अर्ली 1971 द पाकिस्तान आर्मी अरेस्टेड शेख मुजिबुर एंड रिलीज अ रेन ऑफ टेरर इन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज नाउ बांग्लादेश, ठीक है। रिस्पॉन्स टू दिस पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ये थे कि नहीं भाई अब बहुत हुआ, हमें चाहिए इंडिपेंडेंट नेशन। इन लोगों ने बहुत ड्रामा कर लिया। इंडिया हैड टू बियर, अब हाँ इस टाइम पे कौन था हमारा प्राइम मिनिस्टर? मैडम इंदिरा गांधी, ठीक है। India had led to bear the burden of 80 lakh refugees who fled from East Pakistan and took shelter in neighboring areas of India. India extended moral and material support of freedom in Bangladesh. Pakistan accused India of conspiracy to break it up. Support for Pakistan came from, क्योंकि उस टाइम पे यूएस और चाइना बहुत सपोर्ट करते, चाइना के साथ हम वॉर में थे। यूएस क्योंकि वो चिढ़ता था कि अरे ये तो यूएसएसआर से मिले हुए हैं, ठीक है, इस वजह से यूएस एंड चाइना इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। द यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट दैट बिगेन इन द लेट 1960s रिजल्टेड इन realignment of the forces in India, in Asia. Henry Kissinger, the advisor of US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July
1971, in order to counter US Pakistan China axis, इंडिया साइंड अ 20-year पीस ट्रीटी। अब ये लोग यार ये मिल रहे हैं तो हमें तो खतरा है ना, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग नेशंस है और यूएस के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो तो इनसे कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, उस टाइम चाइना इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं था, इतना ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांस नहीं था, इस वजह से वो थोड़ा बहुत तो देखा जाए यूएस पे डिपेंडेंट था कि अच्छा हाँ यूएस से अगर पावर मिल रही है तो वाओ दैट इज रियली गुड। यूएस साइन 20 एंड इंडिया साइन, इसके अटैक में जो इंडिया ने 20-year पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली, किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें भी, क्योंकि भाई वो दुश्मन का दुश्मन है तो वो हमारा दोस्त हुआ। ठीक है, इन अगस्त 1971 आपसे पूछ लिया जाए अगर बेटा कि 20-year ऑफ पीस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन कब साइन हुई थी बेटा? ये हुई थी 1971 में। ठीक है, अगस्त 1971 में। This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attacks. After months of diplomatic tension and military buildup, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. Pakistani aircraft attacked Punjab and Rajasthan. ये याद कर लो. While army moved to Jammu and Kashmir front, India retaliated with an attack involving Air Force, Navy and the army on both the western and eastern front. ठीक है, बॉर्डर 2 आपने देखिए, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत इसी के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया। ठीक है, welcomed and supported by the local population, the Indian army made rapid progress in East Pakistan. Within 10 days of the Indian army had surrounded Dhaka. Dhaka क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल। ठीक है, from the 3 sides, ये हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Indian army made rapid progress in eastern Pakistan. Within 10 days of Indian army had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistani army about 90,000 had to surrender. लेकिन हमने इनको फिर छोड़ दिया था। With Bangladesh as free country, India declared unilateral ceasefire और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो गया और जिन्होंने इनको बनाया है आज ये उन्हीं के साथ ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। India declared a unilateral ceasefire, later signing of Shimla agreement. ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं भी एग्जाम में आ सकता है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, क्या था बेटा? शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972। अब आपको लगेगा वॉर हुई थी 1971 में। ठीक है, तो 1971 में अगर वॉर हुई थी मतलब यार शिमला एग्रीमेंट भी ना 1971 होगा, ये मत लगाना। वॉर हुई थी तब दिसंबर में, फिर फुल ब्लोन वॉर हुई थी। उसके बाद 3 जुलाई को 1972 को फाइनली शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। यार तब तो लड़ ही रहे थे ना, तब कैसे साइन हो जाता जब तक जीते नहीं है? तो पहले लड़ रहे थे, उसके बाद जब जीत गए तब साइन कर ले। किसने? इंदिरा गांधी जी ने एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ का था? ये था पाकिस्तान का, जो अब पाकिस्तान है उसका, जो बांग्लादेश बन गया वो बन गया। ठीक है, formalized return of peace. A decisive victory in the war led to national jubilation. Most people in India saw this as a second moment of glory and clear sign that India's growing military prowess. As you would read in the next chapter, Indira Gandhi was prime minister at this time. She had already won Lok Sabha elections in 1971. Her personal popularity soared after this win. ठीक है, अब देखेंगे एक बार हम ना कारगिल की कॉन्फ्रंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है। कारगिल की कॉन्फ्रंटेशन क्या थी? इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999 सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ LOC इन मार्कशोस, द्रास, कास्कर, जगहों के नाम याद कर लीजिए, वर ऑक्यूपाइड बाय द फोर्सेस क्लेमिंग टू बी मुजाहिदीन। ठीक है जी, ये याद कर लो, किसने क्लेम करा था, किसने ऑक्यूपाई करा था? मुजाहिदीन। ठीक है, सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, Indian forces started reacting to this occupation. This led to confrontation between the two countries. क्योंकि हमें स्पेकुलेशन था कि यार पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी हमें पता नहीं था। तो हम लोग अगर उन पे कुछ एक्यूज करें तो वो था कि ऐसे कैसे एक्यूज करे, तो कॉन्फ्रंटेशन हुई हमारी। This came to known as Kargil conflict. Conflict went on during May to June 1999. कारगिल कब हुई थी बेटा? This is not visible, right? 1999. ठीक है, has recovered control from many lost points. The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that both India and Pakistan had attained. हाँ, important ये क्यों हो गया था? क्योंकि इससे 1 साल पहले ही इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने अटेन करा था क्या?
न्यूक्लियर केपेबिलिटी, ठीक है, कि न्यूक्लियर वॉर यार ये लोग कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. However, this conflict remained confined only in the Kargil region in Pakistan. This conflict had been source of major controversy as it was alleged later that Prime Minister of Pakistan was kept in dark by the army chief. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army led by Army Chief General Pervez Musharraf. उनके इंटरनल प्रॉब्लम भी है, हमसे भी प्रॉब्लम लेनी है, ये वाली चीज हुई थी, क्योंकि जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था उसको लाइक डार्क में रखा गया था, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है, अबाउट द न्यूक्लियर केपेबिलिटीज, ठीक है. Okay, it is about to end. Further, after the 1971 war, after the war assembly election in the most states took place and कांग्रेस जीत रही थी क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, उसकी वजह से उनकी लाइक ये कि शी सो स्ट्रॉन्ग, उनका स्टैचर और ज्यादा बढ़ गया था. सो दिस वाज इट एंड शी वाज अ वेरी गुड लीडर, शी वाज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन ऑल्सो, ठीक है, पावर तो थी उनमें. Whether you like Congress or not, but you have to agree she was a strong woman, bhai. She was a really strong woman, really strong person. India, with its limited resources, has initiated development planning. However, conflicts with neighbors derailed the 5-year plans. आपको बोला ना प्लान हॉलीडे वगैरह हुई थी, इस वजह से हुई थी. The scarce resources were divided to defense sector, especially after 1962 कि यार कभी भी अटैक हो सकता है, डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत रखना है. Had to embark on military modernization drive. The Department of Defense Production was established in November 1962. Very important बेटा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ठीक है बेटा. एंड द थर्ड प्लान वॉज अफेक्टेड बाय इट्स फॉलोड बाय द 3 annual plans एंड फोर्थ could not be initiated only in 1962. India's defense expenditure increased enormously after the wars. कि यार डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमने देख लिया 2 बार, चलो ठीक है जैसे भी हुआ, बट उसके बाद जो दिक्कतें आई हैं उस हिसाब से हमें पहले से ही प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि चलो अच्छे से हो जाएगा, वॉर होगी तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है. आज के लिए इतना ही, ठीक है. न्यूक्लियर पॉलिसी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है. तो यार इसी के साथ यू ऑल आर डन विद दिस चैप्टर. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच.